सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल सही देखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस सेक्शन से कि जो आपका पूछा जाएगा पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में 2021 में। तो अच्छे से कीजिएगा, क्लास पूरा डिटेल में है। यहाँ से आपको प्रश्न रिपीट होगा आपके एग्जामिनेशंस में, बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा करिएगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर मैंने पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का, साइंस का, इंग्लिश का पूरा सॉल्व करा रखा है। जीके सारा वीवीआई क्वेश्चंस आपको करा रखा है, जाके एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छे से देखिएगा। चलिए समय ना गाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ बसिडोमाइसिटीज, ठीक है, यह एक बसिडोमाइसिटीज नहीं है, ठीक है। तो आपका है ए एगैरिकस, बी ओस्टिलैगो, सी पक्सिनिया और डी पेनिसिलियम। सो आपको बताना है कि एगैरिकस, ओस्टिलैगो, पक्सिनिया, पेनिसिलियम, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि ये किस चैप्टर से, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस चैप्टर का। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, ये हर पैरामेडिकल, चाहे वो बिहार, झारखंड, यूपी कहीं का भी पैरामेडिकल हो, वहाँ के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह पूछा जाता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको माय डियर स्टूडेंट्स बताएं क्वेश्चंस किस टाइप का आता है। आपका एग्जाम्पल बेस्ड, मतलब एग्जाम्पल्स, उदाहरण के ऊपर। और ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ये भी उसी का उदाहरण है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रखा है और आपको पता रहेगा कि कौन बसिडोमाइसिटीज है, क्यों ड्यूटेरोमाइसिटीज है, कौन एस्कोमाइसिटीज है। तो अब आप बता पाओगे कि आपका क्या होगा सही आंसर, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है किंगडम फंगी के ऊपर सवाल है। ये कहाँ से सवाल पूछा गया है, पहले ये डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में आंसर देखेंगे। तो ये आपका किंगडम किंगडम फंगी के ऊपर है, ठीक है। तो कितने टाइप के फंगीज होते हैं आपके। पहला फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा क्या है आपका, दूसरा कौन सा फंगी है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा क्या है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या है आपका, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज। और चौथा और आखिरी क्या है आपका, बसिडोमाइसिटीज। तो ये आपका हो गया 4 एग्जांपल्स। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एल्गल फंगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गल फंगी। क्या बोलते हैं, एल्गल फंगी, एल्गल फंगी। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, अदर नेम, कॉमन नेम, सैक फंगी, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, सैक फंगी। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगी। और बसिडोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकेट फंगी, बी फॉर बसिडोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंगी। अब ये जो आपका बसिडोमाइसिटीज का एग्जांपल कौन कौन सा है, तो आपका एगैरिकस, ठीक है, उस्टिलैगो और पक्सेनिया, तीनों आपका एग्जांपल है, ठीक है। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बोल रहा हूं मैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है वो आपका एस्कोमाइसिटीज का है। किसका है, वो आपका एस्कोमाइसिटीज का है। तो ये आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन बार बार बोल दे रहा हूँ, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है आपका, ये आपका यहाँ का है, ठीक है। पेनिसिलियम आपका यहाँ का है। तो पेनिसिलियम आपका कहाँ का हो गया, एस्कोमाइसिटीज का। तो आपको सबके एग्जांपल्स याद होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो आपका वर्क है, अभी मैं वर्क दे रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पे सभी के एग्जांपल्स जाके अभी तुरंत क्लास के बाद आपको राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चंस हमेशा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछेगा, चाहे वो बिहार, झारखंड या आपका यूपी पैरामेडिकल का हो। जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको इस टाइप्स के प्रश्न जरूर देखने मिलेंगे। तो ये बिहार का था, बिहार पैरामेडिकल का। आपके पैरामेडिकल्स का भी जब करवाऊंगा, और प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मैंने ले आ रखा हूँ प्रीवियस ईयर्स के ऊपर, वीवीआई क्वेश्चंस के ऊपर, फॉर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, उसके लिए भी और सारे पैरामेडिकल्स के लिए भी। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में भी देखिए वीवीआई क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हर पैरामेडिकल्स के लिए। और आपको हर पैरामेडिकल्स का करना है, ठीक है, चाहे वो झारखंड, बिहार या यूपी या अदर स्टेट्स का हो, ठीक है।
बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका कि कौन सा इसमें बसिडोमाइसिटीज नहीं है, तो आपका डी पेनिसिलियम। बाकी एगेरिकस, पुस्टिलागो और पक्सिनिया तीनों आपका बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी में आराम से आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11th। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि सम रेड एल्गी सिक्रीट्स। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कुछ लाल शैवाल क्या स्रावित करते हैं। सो आपका ऑप्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ग्लूकोज, MgO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट या आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो आपको बताना है कि इसमें से लाल शैवाल कुछ यानी सम, सारे नहीं, कुछ लाल शैवाल क्या स्रावित करते हैं। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि इस चैप्टर से पूछा गया है, जिस टॉपिक से ये पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी आपका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपका कहाँ से आया है, ये आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पैरामेडिकल्स के लिए, आपके यूपी, बिहार, झारखंड तीनों के लिए, अदर स्टेट्स के लिए भी, हर जगह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम से। सो प्लांट किंगडम में आपका एल्गी है, वहां से प्रश्न पूछा है ये। ठीक है, सो एल्गी का कितने टाइप्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला आपका क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या आपका फाइकोफाइसी। तीसरा क्या आपका रोडोफाइसी। ये 3 टाइप के एल्गी सभी को पता है, नहीं पता है तो एक बार जाके जरूर पढ़िएगा एल्गी प्लांट किंगडम में। सो रेड एल्गी जो होता है यानी आपका रोडोफाइसी, R4 रेड। ठीक है, R4 रोडोफाइसी, R4 रेड एल्गी। ठीक है, इसको लाल शैवाल कहते हैं हम लोग, रोडोफाइसी को। सो उसमें कोई कोई एल्गीज होते हैं ना जो अपने सेल वाल में यानी कोशिका भित्ति में, सेल वाल में वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, प्रीडेटर्स से। सो ये आपके एग्जाम्पल्स के रूप में एक हो गया कोरल लाइन एल्गी। ठीक है, ये आपका सेल वाल में डिपॉजिट करता है कैल्शियम कार्बोनेट्स को। सो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CaCO3। और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हम लोग एल्गी को अच्छे से भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को। सो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एल्गी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी तालिका 3.1 यानी टेबल 3.1 इंग्लिश में। फॉर दोज हु आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यानी CBSE बोर्ड से हैं, तो आप अपना इंग्लिश NCERT, एंड फॉर दोज हु आर हिंदी मीडियम, सो आप तालिका 3.1 बायोलॉजी का NCERT में देख सकते हो। ठीक है, ये NCERT का है, आपको फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये NCERT का। ठीक है, तो टेबल 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 का टेबल 1 है प्लांट किंगडम। सो आपको ये जो दिख रहा है, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप यानी क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये तीनों आपका हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। सो मेजर पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पैरामेडिकल्स में आता है, बहुत आता है कि कौन सा पिगमेंट किस शैवाल में है या आपका डिवीजन क्या है उसके ऊपर, यानी आपका क्लासेस क्या है, इसको क्या बोलेंगे, क्लासेस, कौन सा क्लासेस से है। ठीक है, सो आपका क्लोरोफिल AB, आपका क्लोरोफिल AC। ठीक है, आपका फ्यूकोजेनेथिनीन। ठीक है, फिर आपका क्लोरोफिल AD और आपका फाइकोकोएरेथ्रीन, ये आपका सब इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। फिर उसमें स्टोर्ड फूड कैसे होता है, तो स्टार्च के रूप में किस में होता है, हरा शैवाल में। भूरा शैवाल में आपका मैनिथेनॉल और लेमेरिलिन के रूप में होता है। और आपका लाल शैवाल में आपका फ्लोरेडियन स्टार्च। तो ये जो यहाँ तक पार्ट है ना, इसके बाद कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, जो कि मैंने बताया कि लाल शैवाल में सम शैवाल्स आपका सेल्यूलोज प्लस कोई कोई आपका कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में भी जमा रखते हैं। ठीक है, तो आपका सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज तथा एल्जिन के ऊपर बहुत बार सवाल आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्यूलोज यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो रेड कलर से अभी मैं कर रहा हूँ,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये टेबल से क्वेश्चन आपको हर साल एक दिख सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिख जाए। सो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। यहाँ तक आपका जो रेड से मैंने किया सर्किल, ये आपका डिवीजन, समान नेम यानी कॉमन नेम, आपका मेजर पिगमेंट्स, प्रमुख वर्णक, संयोजित भोजन यानी स्टोर्ड फूड, और कोशिका बत्ती यानी सेल वॉल। तो तीनों के लिए क्लोरो, पाइको एंड रोडोफाइसी, ठीक है। ग्रीन, ब्राउन, रेड अलगी, तीनों सवाल के लिए आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ से आपको वीवीआई क्वेश्चंस बनता है, ये वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं उनको यहाँ एक ना एक प्रश्न हर 1-2 साल पे दिख जाएगा इस टॉपिक से। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द पैरामेडिकल एग्जाम्स फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड। सो इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे वन लाइनर सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि इट इज अबंडेंट इन शार्क लिवर, शार्क के यकृत में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अबंडेंट फॉर्म में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है आपको, यानी विटामिन के, विटामिन ए, इंसुलिन, इंसुलिन या आपको विटामिन सी। तो आपको बताना है शार्क के लीवर में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, विटामिन ए। विटामिन ए आपका शार्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी हायर कंटेंट इसका सबसे ज़्यादा है। और हम लोग शार्क का ऑयल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। शार्क का ऑयल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और शार्क का हम लोग वैक्सीन्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमारा पेंडेमिक में आपका कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारा शार्क्स का यूज़ हुआ था। सो इसका इस्तेमाल आपका यहाँ भी होता है। और शार्क का लीवर ऑयल हम लोग का कैंसर्स का ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। शार्क का लीवर ऑयल यानी लीवर का ऑयल, यकृत का जो तेल होता है, वो हम लोग कैंसर्स में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, ड्रग के फॉर्म में, ठीक है। ल्यूकीमिया, जैसे ल्यूकीमिया कैंसर होता है ना, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे है, ठीक है। और इसका हमारा बूस्ट भी करता है ये हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम को, शार्क लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये आपका 3 का हो गया आंसर, विटामिन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वन लाइनर सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज द ऑयल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बर्ड। तो ऑयल ग्लैंड की यहाँ लोकेटेड होता है। पक्षियों में तेलीय ग्रंथि कहाँ होती है। तो चोंच में, गर्दन में, अग्रपात में, फोरलिम में यानी, और पूछे के अधेरिय भाग में यानी बीक, नेक, फोरलिम, बेसाल पार्ट ऑफ द टेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट्स वाले में भी आ रखा है एक बार, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस कहाँ तक आते हैं आपके। तो ये नीट लेवल का भी है क्वेश्चन। सो वेयर इज द ऑयल ग्लैंड इन बर्ड्स, ठीक है। तो पक्षियों में आपको बताना है। तो बीक, नेक, फोरलिम या बेसल पार्ट ऑफ द टेल। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, बेसल पार्ट ऑफ द टेल, ठीक है। तो आपका बर्ड्स में, इन बर्ड्स आपका द प्रीन ग्लैंड होता है, प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड, यूरोपीजियल ग्लैंड, तो वहाँ पे लोकेटेड होता है ये बैक पे, ठीक है, लोकेटेड होता है प्रीन ग्लैंड और यूरोपीजियल ग्लैंड में, ठीक। तो ये आपका टेल में होता है और इसका ऑयल आपका स्प्रेड हो जाता है फेदर्स के ऊपर शिकार करने के दौरान, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर्स के जैसा काम करता है। सेम हमारे यानी स्तनधारियों में यानी मैमल्स में भी ऐसा ही एक कार्य करता है। इन मैमल्स, स्तनधारियों में ऐसा ही एक कार्य करता है। उसका नाम क्या है, सेबैकेसियस ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। वसामय ग्रंथियां काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारे हेयर्स को, स्किन्स को, त्वचा को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये आपका सेबैकेसियस ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट की जैसा काम करती है। तो प्रीन ग्लैंड्स में से ऑयल निकलता है यानी यूरोपीजियल ग्लैंड्स, और हमारे मैमल्स में, हमारे में सेबैकेसियस ग्लैंड। तो ये आपका हेयर, स्किन, ये सबको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दोनों का काम प्रोटेक्टिव है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है हाइड्रोलेस इज फाउंड इन अबंडेंस इन इट।
किस में पाया जाता है हाइड्रोलेस प्रचुर मात्रा में, कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लिम्फोइड और आपका न्यूक्लियस। तो आपको बताना है कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोलेस क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एक तरह का इंजाइम है, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का इंजाइम है, ठीक है। इंजाइम ये किस टाइप का है? तो इसका काम है आपका वाटर का ब्रेक डाउन करवाना, ठीक है। वाटर का ब्रेक करना, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध को तोड़ना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस का, हम लोग डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन में बहुत पढ़ते थे। एग्जाम्पल्स जो आपका हाइड्रोलिसिस के हो जाएंगे तो लाइपेसेस, ठीक है, लिपिड्स तोड़ेगा, फॉस्फेटेस, ठीक है, ग्लाइकोसाइडेस, पेप्टाइडेस, पेप्टाइडेस, न्यूक्लियोसाइडेस, ये सब आपका हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, लिम्फोइड में या न्यूक्लियस में, ठीक है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका कहाँ क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सॉरी, इस सी वाले ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा। लिम्फोइड्स के जगह पे आपका लाइजोसोम्स होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले में आपका लाइजोसोम के जगह पे, यानी लिम्फोइड्स की जगह पे लाइजोसोम होगा, ठीक है। तो मैंने चेंज कर दिया तुरंत अभी। सो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। लाइजोसोम्स में ही आपका हाइड्रोलियस पाया जाता है। और लाइजोसोम्स क्या होता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये यूज होता है वहां पे, अबंडेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो कोई भी गड़बड़ी या किसी को भी सुसाइडल बैग यानी इरेज करना है तो आपका लाइजोसोम्स ये सब का यूज करता है। तो सी आपका लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है हुज गिव्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। तो इसमें पूछ रहा है हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम कौन देता है, यानी प्रत्येक ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में रिलीज होगा। तो आपको है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट्स, प्रोटीन्स या न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स या डी न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज़्यादा वसा यानी फैट्स, फैट्स आपको सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम आपको एनर्जी देता है, ठीक है। वो कितना है? 9 कैलोरीज, 9 कैलोरीज आपको देता है, जो कि दुगना है आपका प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी आपको पर ग्राम देता है। तो फैट्स, इसलिए हमारे शरीर में फैट्स के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फैट्स के रूप में स्टोर होता है, ठीक। सो ये इमरजेंसी के लिए हमारे बॉडीज में यूज होता है, बिकॉज दीज आर द एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हमारा बॉडी एक्सेस एनर्जी को एज अ फैट स्टोर करता है वसा के रूप में, ठीक है। ये स्लो सोर्स है, स्लोएस्ट सोर्स है, मतलब धीरे धीरे होता है काम, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देता है, मोर एनर्जी एफिशिएंट। जब एनर्जी एफिशिएंट का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है डिफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन काउजेज ब्लड लॉस। इस विटामिन की कमी की वजह से आपका ब्लड लॉस होता है, रक्त में आपका कमी आता है। सो आपका विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन के, ठीक है। तो किस में होता है आपका विटामिन B12? विटामिन B12 में आपका ब्लड लॉस होता है अगर कमी हो जाए तो। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोकोबालामिन, ठीक है। साइक्लोकोबालामिन यानी कोबाल्ट वाला कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ए, सो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 7 का ए। अब आपको मैं यहाँ पे एक वर्क दे रहा हूँ। आपको विटामिन डी का नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एग्रोफेरॉल क्या होता है? विटामिन B1 का क्या नेम होता है? विटामिन B3, B5, विटामिन बी के, सबका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। विटामिन लिख के आपको लिस्ट बना लेना है, क्योंकि विटामिन के ऊपर आपका आता है। तो विटामिन का पूरा आपको आना चाहिए, विटामिन B1, B3, B5, B7, B9, B12। इसका नेमिंग विटामिन ए का, ई का, के का, डी का, ठीक है।
वाटर सोल्यूबल कौन से हैं ये, और वाटर इनसोल्यूबल कौन से हैं, ठीक है। यानी विटामिन सी आपका वाटर इनसोल्यूबल है, तो आपको ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन्स के ऊपर प्रश्न आते हैं। सो विटामिन्स का नेम और विटामिन्स का यूज़ आपको सब आना चाहिए, ठीक है। डिफिशियंसी से क्या होगा, सब कुछ आपको आना चाहिए, कमी की वजह से क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉस के ऊपर पूछा, ब्लड लॉस के ऊपर, तो उनका डिफिशियंसी किस कारण होता है वो भी आपको जानना है। तो पूरा एक लिस्ट बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है विटामिन के ऊपर, ठीक है। फॉर बिहार, झारखंड और यूपी तीनों पैरामेडिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होमोलोगस के ऊपर ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका पेयर होमोलोगस है, ठीक है। तो होमोलोगस इसमें से कौन सा पेयर होगा, तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया। सो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब हो जाएगा कि सेम एंसेस्टर यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। सेम आपका ओरिजिन हो और डिफरेंट फंक्शंस हो। तो आपका ए यानी विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये आपका दोनों उड़ने का काम आता है, तो यहाँ पर सेम फंक्शन हो गया, तो ये आपका एनालॉगस हो गया। लेकिन बी आपका आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये आपका होमोलोगस होगा, क्योंकि आपका डिफरेंट ओरिजिन है। ऑक्टोपस और मैमल्स में आंख अलग अलग जगह से है, वर्टिब्रेटर्स में अलग अलग है, तो ये आपका बी होमोलोगस होगा, ठीक है। होमोलोगस क्या कहता है, आपका डिफरेंट ओरिजिन यानी सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, तो आपका यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ठीक है। और एनालोगस और होमोलोगस में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, तो इस टाइप का आपको आएगा। और जैसे पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स में देख लोगे कि दोनों का पैडल्स काम करता है उसको तैराने में, तो ये भी एनालोगस हो जाएगा। और रीजेस और प्रोजेक्शंस भी एनिमल्स में दोनों डिफरेंट है उसका ओरिजिन, लेकिन फंक्शन सेम है। तो एनालोगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, ठीक है। और आपका होमोलोगस में क्या होता है, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में ऑक्टोपस और मैमल्स का आंख दोनों का ओरिजिन एक ही है, लेकिन फंक्शंस ऑक्टोपस का आंख का और मैमल्स का दोनों का अलग है, तो ये होमोलोगस हो जाएगा। तो होमोलोगस और एनालोगस कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोलोगस में क्या होता है, आपका होता है सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, लिख लीजिएगा डिफरेंट फंक्शन। और आपका एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन और सेम फंक्शन। तो ये आप चार्ट याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। सो आपका बी करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंट, इस बी आपका सही होगा, क्योंकि इसका आपका सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन रहता है। आंख तो है लेकिन दोनों का आंख का अलग अलग काम है, ठीक है। बाकी तीनों एनालॉगस है। तो ये था आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्यों पूछ रहा है, द फैमिली फॉर द ह्यूमन इज, मनुष्य के लिए कुल क्या है, होमोनिडी, प्राइमेटा या कॉर्डेटा, ठीक है। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए, ठीक कर लीजिएगा। सो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का आपका क्वेश्चंस आ सकता है आपको, ठीक है। तो पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछ रहा है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मनुष्य के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स आपके कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले किंगडम कौन सा हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा आपका एनिमिलिया। क्या हो जाएगा, एनिमिलिया, ठीक है। उसके बाद फाइलम क्या बताओगे आप लोग, फाइलम बताओगे कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा आप फाइलम बताओगे। क्लास क्या होगा आपका, मैमेलिया। क्या होगा क्लास आपका, मैमेलिया। ऑर्डर क्या होगा आपका, प्राइमेटा, करेक्ट, प्राइमेट्स। और फैमिली क्या होगी आपकी, होमोनिडी, ठीक है। और जीनस क्या होगा आपका, होमो। और स्पीसीज क्या होगा आपका, सेपियंस। और स्पीसीज बदल सकती है, ठीक है। तो आपका क्या आया करेक्ट आंसर, फैमिली क्या होगा, होमोनिडी, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने पूरा किंगडम, यानी किंगडम आपका क्या हो गया, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। तो आपको मैंने ऑर्डर
क्लासिफिकेशंस का बता दिया। तो आपका ये था प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद होना चाहिए कि किंगडम क्या होगा, एनिमिलिया, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा, क्लास क्या होगा, मैमिलिया, ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेट्स, फैमिली होगी होमोनिडी, जीनस होगा होमो, एंड स्पीसीज आपका चेंज हो सकता है। तो हम लोग अभी सेपियंस, होमो सेपियंस हम अपने बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको है कि ब्रू ग्रीन एल्गी आर द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रू ग्रीन एल्गी किसका मेंबर है। यानी आपका नीला हरित शैवाल इस जगत का सदस्य है, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंगी, एंड डी पादप यानी प्लांट्स। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट्स, इसमें से कौन सा आपका ब्रू ग्रीन एल्गी मेंबर है, किस किंगडम का। ठीक है, तो ब्रू ग्रीन एल्गी से आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट किंगडम का है, यानी प्लांट्स का है, तो ये गलत है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका आता है यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यू बैक्टीरिया में आता है, यू बैक्टीरिया में आपका आता है। ठीक है, तो ब्रू ग्रीन एल्गी हम प्यार से मोनेरा को भी बोलते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन ब्रास हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट। यानी आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि पीतल में कितना कॉपर पाया जाता है, यानी कितना कॉपर होता है। तो 40%, 60%, 80% या 20%। सो यानी आपको बताना है कि ब्रास में आपका कितना मात्रा में उपस्थित रहता है, यानी ब्रास अलॉय में आपका, पीतल अलॉय में कितना प्रेजेंट रहता है आपका कॉपर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो कॉपर में बताना है कॉपर प्लस जिंक से, जिंक से। ठीक है, तांबा और जस्ता से बना हुआ है, और इसमें 80% आपका पाया जाता है कॉपर और 20% पाया जाता है आपका जिंक। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 80%। सो ब्रास में कितना कॉपर पाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, 80%। अगर जिंक पूछता तो कितना होता, 20%। तो अलॉयज के ऊपर सवाल आता है, सारे अलॉयज मिश्र धातु आपको याद हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सारा आपको याद होना चाहिए। गन मेटल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके अलॉयज है, मिश्र धातु है, ये सारे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा जा रहा है विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। यानी आपका बेकिंग पाउडर में कौन होता है, Na2CO3, टार्टेरिक अल्म, CaO और NH4Cl। तो आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट है कि आपका टार्टेरिक अल्म, टार्टेरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है या अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, सोडियम कार्बोनेट। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है। तो बेकिंग पाउडर का आपका फॉर्मूला होता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी NaHCO3। ठीक है, जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, यानी हीट देने पे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिपरेशंस, यानी जब आप इसको यूज करते हो तब आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जो कि आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या दोनों सेम है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों सेम है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा का जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ये करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये होमवर्क है आपका। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड वाटर ग्लास। इसके सॉल्यूशन को वाटर ग्लास कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए N2SiO3, SiCl4, SiO2 या Mg2Si। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वाटर ग्लास किसे कहते हैं, वाटर ग्लास, वाटर ग्लास हम लोग किस चीज को कहते हैं। तो वाटर ग्लास हम लोग कहते हैं आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट
प्लस आपका सिलिका सैंड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 को, ठीक है, यानी Na2CO3 प्लस SiO2 को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर ग्लास, इससे बनता है। तो आइए इसको प्रिपरेशन कर देख लेते हैं। Na2CO3 सॉरी CO3 मैं कह रहा हूँ, यस CO3, Na2CO3 प्लस SiO2 जो देगा आपको Na2O डॉट SiO2 प्लस CO2। तो ये आप देख रहे हो किस चीज से मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए से, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके Na2SiO3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, वाटर ग्लास Na2SiO3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर ग्लास, ठीक है। प्रिपरेशंस भी मैंने बता दिया आपको, रिएक्शंस भी बता दिया, तो रिएक्शंस भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि विच पेयर बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज। तो आपको बताना है कि होमोलोगस सीरीज में यानी आपका कौन सा युग्म एक समजातीय श्रेणी का है, यानी होमोलोगस। तो होमोलोगस का मतलब समजातीय सीरीज का, ठीक है। तो एक एक करके हम लोगों को देखना है सब में सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ आपको पहला ऑप्शंस में दे रखा है C3H8 और C3H6। क्या ये एक होमोलोगस सीरीज है? नहीं, क्योंकि दोनों में 3 है कार्बन। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन में अलग, लेकिन कार्बन आपका सेम है। होमोलोगस सीरीज के लिए कम से कम ये होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत है। चलिए बी देख लेते हैं। बी है आपका C3H6, ठीक है, C4H8, ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, सही है। क्या इसमें अब 2 का डिफरेंस है हाइड्रोजन का? तो हाँ है, तो यानी CH2 से अलग है ये दोनों, तो ये समजातीय सीरीज का हो गया। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम लोग सी और डी को भी देख लेंगे। C4H8 और C4H6 ये क्या है समजातीय सीरीज का? तो नहीं, क्योंकि दोनों में 4 है, लेकिन हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 है पर कार्बन का एक भी नहीं है, 0 है, तो ये भी नहीं होगा आपका। और डी भी नहीं होगा, C3H8 और C4H6 है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें डिफरेंस अलग है, यानी C3H8 है और यहाँ 6 आ गया, तो ये एक सीरीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये होमोलोगस नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें कार्बन का डिफरेंस है CH2 का, लेकिन क्यों नहीं हो रहा आपका? कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि आपका ये सीरीज में नहीं आ रहा है, ठीक है। सीरीज होने के लिए समजातीय के लिए CH2 से प्लस होते जाना चाहिए, ठीक है, इसमें उल्टा है, ठीक है। तो ये नहीं है आपका, ठीक है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी समजातीय होने के लिए, फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8 और आपका फिर C4H10, फिर C5H12, ये आपका होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। सब में CH2 से डिफर कर रहा है, ठीक है, प्लस होते जा रहा है, तो ये आपका हो गया होमोलोगस सीरीज। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों को एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया कॉपर वाला, वो रिपीटेड क्वेश्चन था आपका पैरामेडिकल का, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 2 भी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडास पे भी आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ रखा है, और 1 पे तो मैंने बताया कि ये रिपीटेड है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आपका 5। तो 5 आपका एक रिपीटेड प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपको पैरामेडिकल में आ चुका है, तो जिन्होंने कर रखा है प्रीवियस ईयर, यानी आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में मैंने पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल करके पैरामेडिकल का पूरा डिटेल में VVI क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर करा रखा है। तो सभी स्टूडेंट्स बिहार यूपी झारखंड वाले जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको वहां पे करा रखा, और मैंने लिंक भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा, वहां पर भी आप लोग कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब देखते हैं
क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन तो ये है कि कौन जल को रंगहीन नहीं करेगा। तो मैंने अपने तरफ से जो रिपीटेड क्वेश्चंस था उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया जो प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट मेक Br2 सॉल्यूशन कलरलेस। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस का डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो मेन आपका ये है और ये प्रीवियस ईयर वाला रिपीटेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस कहाँ चेंज है, बस इसमें Br2 सॉल्यूशन लिख दिया, विल नॉट मेक लिख दिया। क्वेश्चंस एक ही है प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेड है और यहाँ पर भी, बस पूछने का ढंग यहाँ पे बदल दिया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन जल को रंगहीन नहीं करेगा। तो C2H2, C2H4, CH5H8 या C3H8। सो माय डियर स्टूडेंट्स, Br2 सॉल्यूशंस को रंगीन कौन नहीं करेगा? रंगीन करने के लिए आपको डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड चाहिए, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए। लेकिन यहाँ जो आप डी ऑप्शन देख रहे हो C3H8, ये आपका सैचुरेटेड है, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड वाला कार्बन। यहाँ कहीं भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो आप एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो कि आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? सैचुरेटेड, यानी ये आपका रंगीन नहीं करेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले ही करते हैं। तो यहाँ दोनों पे एक ही चीज पूछा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में। सो आपका यही उत्तर है और क्वेश्चंस रिपीट ऐसे ही होते हैं, बस क्या चेंज होता है? तो लैंग्वेज। तो समझ में आई लू? तो लैंग्वेज के खाली चेंज होएला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वैलेरिक एसिड। तो वैलेरिक एसिड में यानी वैलेरिक अर्न में कितने सी परमाणु यानी कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं? सी परमाणु मतलब कार्बन के एटम्स। सो आपके ऑप्शन है 6, 5, 8 या 7। तो सबसे पहले हम लोग वैलेरिक अम्ल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है वैलेरिक अम्ल का, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। एसिड है तो इसमें क्या रहेगा? COH, ठीक है। तो आप में 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, ठीक है, टोटल आपका 5 हो गया। तो ये 5 आपका कार्बन एटम, तो 5 आपका सही हो गया, ठीक है। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते थे, मेरा से छूट गया तो इसलिए मैंने 5 यहाँ किया, नहीं तो नंबरिंग 1, 2, 3, ये 4th और यहाँ पे 5th, 5 कार्बन आइटम्स, ठीक है। तो 5 आपका सही हो गया, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच वन प्रोड्यूस अ मिक्स ऑक्साइड। कौन एक मिक्स ऑक्साइड का उत्पादन करेगा? मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, चैट में भी, लाइव चैट में भी। सो आपका करेक्ट होगा डी, Fe, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि आपका Fe ऑक्साइड के साथ मिलके FeO बनाता है, आपका Fe3O4 बनाता है, Fe2O3 बनाता है, तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। तो इसको हम लोग मिक्स ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम बस एक बनाता है, MgO, जिंक आपका ZnO, कॉपर आपका CO2O, तो बस ये आपका इतना ही बनाता है। सो आपका ये हो गया FeO, Fe3O4, Fe2O3। सबका आपको नेमिंग डालना है, ठीक है, सबका नेमिंग डालना है आपको। केमिकल नेम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सबको डालना है, ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क है आपका, होमवर्क है, सबको तीनों का नेमिंग डालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच वन विल रिएक्ट मोस्ट विथ वाटर। कौन है जो H2O के साथ सर्वाधिक क्रियाशील होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में रिएक्टिविटी सीरीज पे, ये भी रिपीटेड है। यानी ये क्या रिपीटेड है? आपका ये टॉपिक आपका पैरामेडिकल में रिपीटेड है। आपका पैरामेडिकल्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, यानी 2017 या 18 का पैरामेडिकल में जाओगे, बिहार पैरामेडिकल में, तो वहां पे आपको ये रिपीटेड प्रश्न है। टॉपिक क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज, प्रतिक्रिया श्रृंखला धातुओं का। सो वहां पे आपको मैंने क्लास में भी कराया था कि आपको यहाँ पे जितना भी मेटल्स है उसका रिएक्टिविटी सीरीज देखना है। तो H2O के साथ सबसे ज्यादा कौन देगा? मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और Fe। और आपको मैंने एक ट्रिक भी याद करवाया था, याद है ना सभी को? काशीनाथ का माली
आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो यहाँ पे सबसे आगे में कौन आ रहा है आपका गिवन में से, तो आपका आ रहा है जिंक। जस्ता सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारा का लिस्ट आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ एलिमेंट्स का दे रखा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, फिर कैल्शियम ऊपर दिख रहा है, जस्ता इसके नीचे होगा, ठीक है, जिंक इसके नीचे होगा और आयरन भी नीचे होगा। तो आपको काशीनाथ का माली, म से मैग्नीशियम, ठीक है। सो आपका मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा आपको, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है। अगर कैल्शियम रहता तो कैल्शियम देता, तो मैग्नीशियम आपका सबसे ज्यादा देगा। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद जिंक और आयरन, ये सब आ जाता है। तो आपको चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आएगा, तो आपको ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है सही रिएक्टिविटी सीरीज चारों का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर पे भी आपका सवाल आ सकता है, तो ऑर्डर के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। ये रिपीटेड प्रश्न था, हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 8। तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस अभी तक रिपीटेड हो चुके हैं पैरामेडिकल डेंटल का, ठीक है। तो आप सभी को यूपी के हो, झारखंड के हो या बिहार के पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, आप सभी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारा, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन, डाउट्स और मॉक टेस्ट और क्लास टेस्ट इन्फॉर्मेशन सब दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ज़रूर सपोर्ट, लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है विच विल फॉर्म अल्कलाइन ऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3 के ऊपर है, क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल जो है, क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स, उससे क्वेश्चंस पूछा गया। जो भी प्रॉपर्टीज आपको मैंने करवाई हैं सारी, उसके ऊपर आपको पूछा गया कि कौन एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम और सिलिकॉन। तो वहां पर आपको मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जाने के दौरान आपका यानी लेफ्ट टू राइट आपका क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। एसिडिटी यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और आपका इधर घटता है, डिक्रीज, ठीक है। इधर इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा, और जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका बेसिक कैरेक्टर के लिए। बेसिक कैरेक्टर इसका आधा आपका घटेगा पीरियड में, और नीचे टॉप टू बॉटम में आपका बेसिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज। सो आपका लेफ्ट साइड बेसिक कैरेक्टर रहता है और राइट साइड आपका एसिडिक कैरेक्टर रहता है, इधर बेसिक और इधर एसिडिक। तो आपका सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन सब इधर है, राइट साइड में है, और आपका कैल्शियम ग्रुप 2 का है, ठीक है। सो आपका ये बेसिक यानी अल्कलाइन, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं कैल्शियम को, ग्रुप 2 के पीरियड्स को। तो सॉरी, ग्रुप 2 के वर्क, ग्रुप 2 के आपको सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 1 को। तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। सो आपका कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, और सो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि उदासीन ऑक्साइड कौन इनमें से नहीं है, ठीक है, कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इसमें बताना है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनको ना तो आपका बेसिक कैरेक्टर ना ही आपका एसिडिक कैरेक्टर दोनों शो नहीं होता है, तो वैसे हम लोगों को ऑक्साइड्स को बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन ऑक्साइड्स। तो जिसमें नहीं शो होता, नॉट शोन एनी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग बोलते हैं आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका पहला ऑप्शन हो गया, CO2 स्लाइटली लेकिन थोड़ा सा रहता है इसमें, और NO है आपका, ये सब आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन C आपका H2O एक एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि दोनों शो करता है, एसिडिक प्लस बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और ये हम लोगों ने पढ़ रखा आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 आपका, यानी ऊष्मा गतिकी के बाद वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स के बाद वाला चैप्टर इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, वहां हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 7, अब आपके लिए विच वन विल हैव ट्रिपल बॉन्ड। सो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच वन विल हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हिंदी में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, केवल ट्रिपल बॉन्ड पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में अच्छा से पढ़िए कि ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का चैप्टर का है, यानी केमिकल बॉन्डिंग करके जो केमिकल बंद करके चैप्टर है वहां से आपको ये दे रखा है, ठीक है। सो वहां का ये क्वेश्चंस है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर होगा N2, क्योंकि N2 में ही सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सिर्फ N2 में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना मैंने सिखा रखा है। सो आउटर मोस्ट में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपका 5 होगा, ठीक है। सेकेंड यानी KLL सेल में। सो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स N, दोनों N में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 8 अष्टक नियम यानी 8 इलेक्ट्रॉन दोनों अपना में शेयर करेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, यानी 3 पेयर्स ऑफ बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसी तरह O2 C2H2 और H2O में भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो O2 में आपका डबल बॉन्ड होगा, यानी O के बीच में डबल बॉन्ड, C2H2 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन यहां पर आपका 2 H भी है, यानी HH यानी सिंगल बॉन्ड है। और क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि सिर्फ आपका केवल ट्रिपल बॉन्ड, तो सिर्फ N2 में है। और पूछता कि किस में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दोनों B और C दोनों आंसर होता, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दोनों दे रखा है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे इस तरह से हो गया, और H2O में तो सिंगल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बेयर प्रोसेस में हम लोग क्या चीज कौन से रिफाइन करते हैं, किसके ओर को एस को हम लोग रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं आपका क्या होगा सही आंसर, जल्दी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। सो बेयर के किस प्रक्रिया से इस एस का शोधन करता है, यानी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड यानी Al2O3.2H2O ZnCO3 ZnS CO2O किसके ओर को करता है। तो आप लोग B फॉर बेयर, आपको मैंने पैरामेडिकल वाले सेक्शन में बताया था, B फॉर बेयर B फॉर बॉक्साइड, याद है आपको ये निमोनिक याद करने का, B फॉर बेयर B फॉर बॉक्साइड, ठीक है। तो ये बॉक्साइड के ओर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइड किसका ओर है, किसका यस्क है, तो वो एल्यूमिनियम का है, यानी Al2O3, ठीक है, .2H2O, तो एल्यूमिनियम का एस्क है। तो बी फॉर बेयर प्रोसेस, बी फॉर बॉक्साइड, इस तरह से आपको याद रखना है, बीबी क्या बोलेंगे इसको, बीबी, ठीक है। सो आपका करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा। अब आपके लिए है ये कि आपको, हमारा स्पेशलिटी है कि हम लोग हर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, तो ये होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो ZnCO3 किसके ओर में पाया जाता है, ZnS किसके ओर में पाया जाता है, CO2O किसके ओर से बनाया जाता है या पाया जाता है, तो आपको ये बताना है। साथ में केमिकल नेम भी तीनों का, ठीक है, केमिकल नेम, और इसका आपका कहाँ कौन से ओर से पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, किसके अस्क में पाया जाता है या किसके अस्क से प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो आपको दोनों लिखना है, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। और आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया, बेयर प्रोसेस, बी फॉर बेयर, बी फॉर बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बुझाइन लूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों कि विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है ABCD में से, और इसको VVI कर लीजिए। यूज करते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन के लिए, तो सबका आंसर आएगा क्या, जिंक, सी, जिंक आपका सही उत्तर है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपका, तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर परत चढ़ाते हैं जिंक का, ठीक है। जिंक का परत कोटिंग करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए। कारण क्या है, रस्टिंग यानी जंग लगने से बचाने के लिए। मेथड क्या है, किस मेथड से, तो हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सहायता से हम लोग इसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और जिंक क्या करता है, एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, ऑक्साइड का लेयर, ठीक है, ऑक्साइड का लेयर बना देता है आयरन के ऊपर, जिसके वजह से सबसे पहले जिंक आपका खराब होता है। उसके बाद तो एयर और वाटर जो भी आए तो रस्ट फॉर्मेशन किसके साथ होगा, जिंक के साथ, और ये आयरन को सेव करके रखेगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं।
आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है, ठीक है। तो लोहे को बचाने के लिए जिंक के परत लगाते हैं। जिंक से क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, जो आपको एयर या वाटर का प्रेजेंस में रस्टिंग से बचाता है आयरन को। मेथड क्या है चढ़ाने का जिंक को आयरन के ऊपर, हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, DIP डिप, ठीक है, हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो जिंक कोटिंग इसको करते हैं, ठीक है, जिंक कोट करने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट, इसका क्वथनांक आपका स्थिर नहीं होता है, ठीक है। सो बेंजीन का, C2H5OH यानी इथेनॉल का, लवण विलयन का यानी सॉल्ट सॉल्यूशन का, या जल का, किसका आपका बॉइलिंग दिए गए हुए ऑप्शंस में से कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए बेंजीन एक कंपाउंड है, करेक्ट, यौगिक है। C2H5OH यानी इथेनॉल भी एक यौगिक है, वाटर भी एक यौगिक है। लेकिन यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन, सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन लिखा हुआ, अब किसका सॉल्ट सोल्यूशन ये हमको फिक्स नहीं है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे कंपाउंड्स है, A, B और D आपका कंपाउंड्स है, ठीक है, यौगिक है। लेकिन आपका सॉल्ट सोल्यूशन में तो कुछ भी सॉल्ट सोल्यूशन होता है, किसी की भी लवण का सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है, इसलिए इसका फिक्स नहीं रहेगा। तो सी आपका बहुत ही कॉमन सेंस वाला था, ठीक है। तो सॉल्ट सोल्यूशन यानी सी, ठीक है, लवण विलयन। जल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी होगा, बेंजीन का भी होगा। सो आपका सबका यहाँ पे फिक्स है, सॉल्ट सोल्यूशन का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट पूछ रहा है, आपका 3 तत्व दे रखा, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसका जेड और ए दोनों दे रखा है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर और ए मतलब एटॉमिक मास नंबर। तो आपको बताना है समस्थानिक है, समभारिक है, सब न्यूट्रॉनिक है, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको नॉन ऑफ दिस बताना है, ठीक है, नॉन ऑफ दिस बताना है आपका। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन्स की संख्या सबका निकाल लेते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो 18, 40, 19, 40 और 20, 40 सबका न्यूट्रॉन्स का संख्या निकालिए। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या बताऊं, A माइनस जेड, याद है सभी को। तो सबका कीजिए एक साथ, 40 माइनस 18 कितना हो गया आपका, कितना हो गया यहाँ पे बताइए जल्दी। 40 में से 18 गया तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 22। यहाँ देख लेते हैं, 40 माइनस 19 कितना गया आपका 21। इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो गया आपका 40 माइनस 20, ये क्या आया आपका 20, ठीक है। सो आपको यहाँ पर अब देखना है कि ये क्या है। इसमें तो आपका 20, 21 और 22 दे रखा है। यहाँ पे एक चीज हम आपको पढ़ाए थे कि जब आपका सेम हो एटॉमिक नंबर और डिफरेंट हो, सॉरी सेम हो आपका एटॉमिक मास नंबर और डिफरेंट हो एटॉमिक नंबर, तो उसको हम लोग आइसोबार का कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये आइसोबार का कैटेगरी में होगा, इसको निकालने के लिए आवश्यकता नहीं है ये चीज़, ठीक है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है ये चीज़, ये सिंपली देखने से ही पता चल रहा है, हमको इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली देखने से ये पता चल रहा है कि 40 40 40 है, सेम आपका क्या है, सेम रहेगा जब आपका ए और डिफरेंट रहेगा आपका जेड, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार, संभारिक, ठीक है। और आइसोटोप्स क्या हो जाएगा, सेम, सेम रहता है आपका जेड और डिफरेंट रहता है ए, ठीक है। तो ये आइसोबार का कैटेगरी में आएगा, इसके लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा आपका आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है, सेम ए और डिफरेंट जेड, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, करा रखा है मैंने पहले ही और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन कटायन, एक धनायन में यानी कैटायन में आपका आयंस मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद है ना सभी को, आयंस। तो आयंस का सवाल है ये कि एक धनायन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन्स की संख्या से, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है प्रोटॉन्स की संख्या से, क्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन्स की संख्या से, या प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन्स की संख्या से। तो कटायन क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए कटायन का एक, कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा क्लास के बाद। कैटायंस का एग्जांपल में क्या हो गया, Na प्लस, ठीक है, ये एक कैटायन है, क्या है, एक धनायन है। सोडियम
पे प्लस चार्ज। सो आपका Na में कितना रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों में प्रोटॉन बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम रहती है, ठीक है। चेंज क्या आता है, बदलाव क्या आता है इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 और इसमें 11 रहता है, ठीक है। किस Na की बात कर रहे हैं, Na का 11 और 23 रहता है इसका, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है कि परिवर्तन क्या आएगा, बस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में। फिल्म आपकी क्या है, फिल्म बन रही है, फिल्म का नाम है आयंस, ठीक है, आयंस फिल्म बन रही है और उसमें हीरो कौन है, इलेक्ट्रॉन। हीरो कौन, तो इलेक्ट्रॉन, तो हीरो यहाँ पे कौन, इलेक्ट्रॉन, तो हीरो में ही बदलाव आएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो Na रहे यानी उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम, या आपका रहे वो चार्ज वाला यानी कटायंस, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा कम रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा कम रहेगी आपका, ठीक है, किसकी संख्या से, तो प्रोटॉन्स की संख्या से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कम हो जाएगा। और कोई भी उदासीन परमाणु का हम लोग यही जानते हैं, यानी न्यूट्रल एटम में, उदासीन परमाणु में, कि आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहता है, ठीक है, उदासीन परमाणु में। लेकिन जब चार्ज आ जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, तभी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर, मतलब प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे। समझ में आया क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, की फॉर्मूला R2O यानी 2R और O है, वो क्या शो करता है आपका, एक ईस्टर यानी ईस्टर, एक कीटोन, या आपका ईथर, या एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, R2O जनरल फॉर्मूला किसका है, जल्दी बताइए, जनरल फॉर्मूला ये सूत्र किसका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका उत्तर अगर आता है ए ईस्टर, तो आप लोग सही हो, ठीक है, सॉरी ईस्टर कह रहा हूं, अगर ईथर आता है तो आपका उत्तर सही है, ठीक है, ईथर होगा इसका, यानी आपका बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर, सी आपका ईथर करेक्ट आंसर है। ईस्ट और ईथर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कभी कभी मुझे ही जैसे अभी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा बोलने में, ईस्ट और ईथर में बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स है। सो ईस्टर क्या है आपका, RC डबल बॉन्ड OR है, ठीक है, और ईथर क्या होता है, ROR, जिसको हम लोग R2O भी तो जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, 2R और 1O है। तो ये ईस्टर और ईथर में ये डिफरेंस होता है। कीटोन तो आपको पता ही है, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एक चेन। अब एसिडिक एनहाइड्राइड का क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बताइए तो कमेंट और चैट बॉक्स में, एसिडिक एनहाइड्राइड का क्या होगा, जल्दी बताइए, आप सभी का कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। एसिडिक एनहाइड्राइड, जल्दी बताइए, एसिटिक एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी फास्ट सबका कमेंट्स में चेक कर रहा हूं। चलिए तो मैं बता देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड का होगा आपका RC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आपका हो जाता है R', ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो ईस्टर का जनरल फॉर्मूला, ईथर का जनरल फार्मूला, कीटोन का जनरल फार्मूला और एसिडिक एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला, मैंने चारों का लिख दिया। करेक्ट आपका सी ऑप्शन होगा, यानी ये ईथर का होगा, ठीक है, यानी बी वाला, ये वाला जो है ना, ये इसका होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरी मान के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले भी पैरामेडिकल में। सो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार यूपी झारखंड एवं पैरामेडिकल के साथ साथ पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किसका उष्मा सबसे ज्यादा मान अधिक होता है, चारकोल, कोयला, लकड़ी या उपला, ठीक है, उपला यानी गोईठा,
जो हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं क्या, गोईठा। सो आपको बताना है कि किसका होता है, ठीक है। सो आपका सबका मान आपको पता होना चाहिए, कैलोरीफिक मान, ठीक है। और इस टाइप का पैरामेडिकल में मैं ऑलरेडी कहा आ रखा है कैलोरीफिक वैल्यू से, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। क्या है? रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो चारकोल, कोयला, लकड़ी और उपला, आपको बताना है कि क्या होगा आपका उत्तर, ठीक है। सो आपका सबका एक एक करके मान देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका चारकोल का। तो चारकोल का आपका लगभग लगभग 33 किलो जूल्स पर ग्राम, कोयला का भी 30 के आसपास, 30 किलो जूल पर ग्राम। लकड़ी का आपका कितना होता है, वुड का 17 किलो जूल्स पर ग्राम। और उपला का तो कम ही रखिए आप, ज़्यादा नहीं रख सकते इसका, इसको आप लोग रख लीजिए 15 से 16 किलो जूल्स पर ग्राम। कमेंट में बताइएगा तो उपला का कितना होगा, ठीक है। सो आपका सबसे ज़्यादा किसका हो गया, चारकोल का, ठीक है। चारकोल यानी चारकोल का आपका हो गया। वैसे सबसे हाईएस्ट किसका रहता है, तो सबसे हाईएस्ट रहता है आपका हाइड्रोजन का। यहाँ का तो उत्तर ये हो गया, अब हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा रहता है। कितना रहता है, 150 किलो जूल्स पर ग्राम। इसलिए इसको हम लोग फ्यूल, रॉकेट का ईंधन में यूज़ करते हैं। पैरामेडिकल में इसी पे प्रश्न आया था आपका हाइड्रोजन के ऊपर। उसके बाद आपका मीथेन हो गया, CH4, ठीक है, कितना हो गया, 55 किलो जूल्स पर ग्राम, ठीक। आपका उसके बाद फिर LPG हो गया, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, 50 किलो जूल्स पर ग्राम, ठीक है। ऐसे करके आपको सबका करना है, ठीक है। सो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कैलोरीफिक मान बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा सबका मान, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो क्योंकि पूछेगा हाईएस्ट किसका है, ठीक है, 4 ऑप्शंस देके आ सकता है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है आपका, व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। आपको बताना है कि कार्बोलिक अम्ल क्या है, फॉर्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, HCl या फिनॉल। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आपका क्या होगा। सो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCl या फिनॉल। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। कार्बोलिक एसिड पे एक बार और पैरामेडिकल में आ रखा है आपका, तो ये रिपीटेड प्रश्न, ये भी जाएगा। और ये है आपका, ठीक है, फिनॉल, डी फिनॉल आपका कार्बोलिक एसिड हो गया, ठीक है। तो फॉर्मोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है। चलिए सुन लेते हैं। तो जो अंत का है उनके लिए एक सॉन्ग में, चलिए सॉन्ग आप लोग कहते रहते हो लाइव चैट में कि सर सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, तो चलिए एक सॉन्ग सुना देता हूँ। जो अंत तक क्लास देखे हैं उनके लिए है ये सॉन्ग। सो सॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा मिक्स्ड है, समझ जाओगे। सो सॉन्ग कुछ इस प्रकार से है कि लाइक मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो, क्लास अच्छी लगी है तो थोड़ा सा कमेंट और शेयर भी कर दो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।